तो ये हमने कल किया था कि जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखते हैं तो उसके पास दो तरह के वॉइड्स आ गए, एक हो गया ए और एक हो गया बी, जो है दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? जिनके तीनों साइड सेम होते हैं, ठीक है दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, पर एक जो है वो स्ट्रेट है और दूसरा जो है वो इन्वर्टेड है। ये वन लेयर हो गई। अब जब हमने सेकेंड लेयर पुट करनी है तो हम सेकेंड लेयर पुट करने के लिए या तो हम ए को कवर कर पाएंगे या हम बी को कवर कर पाएंगे। ये हमने कल किया था, सेकेंड लेयर तक हमने किया था, तो हम बी को कवर कर लेते हैं। ओके, सो बी को जब हम कवर कर रहे हैं ये आ गया। उसी तरह से यहां पे हमारा जो बी है वो ये है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ गया। वी आर ओनली कवरिंग द बी वंस। सो यू कैन नाउ सी ये हमारी सेकेंड लेयर है। गॉट इट? अब जब हम सेकेंड लेयर डाल रहे हैं तो कैन यू सी ओवर हियर एक नया वॉइड बन रहा है, ठीक है। इस वाले वॉइड को हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज वॉइड सी। और ए वॉइड का क्या हुआ? ए वॉइड ये था ना ए वॉइड। यस मैम। उसी के ऊपर जब हमने कवर किया तो आप देख रहे हो कि ये एक स्टार जैसा बन रहा है। यस मैम। तो ए वॉइड को जब हम सेकेंड लेयर हमने डाली तो वहां पे एक ये जो स्टार बन रहा है, दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हमने कल दोनों तरह के वॉइड्स डिस्कस किए थे, वन वाज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द अदर वन वाज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हुआ क्या, जब हमने सेकेंड लेयर डाली है तो उसमें एक नया वॉइड क्रिएट हो गया सी, which is the tetrahedral void, और एक ए का नया वॉइड बन गया which is octahedral void। अगेन जब हम थर्ड लेयर डालेंगे तो थर्ड लेयर में या तो हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर सकते हैं या तो हम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर सकते हैं। हम दोनों को कवर नहीं कर सकते। तो इन बोथ द केसेस हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट बनता है। सो लेट्स फर्स्ट हम बोल रहे हैं कि वी आर कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, राइट। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन से हैं यहाँ पे? जो ये नए वॉइड्स क्रिएट हुए हैं सी। जब हम इसको कवर करते हैं तो हम जब थर्ड लेयर डालेंगे तो थर्ड लेयर विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर। ओके, जो थर्ड लेयर होगी दैट इज गोइंग टू बी सेम एज द फर्स्ट लेयर एंड देयरफॉर द अरेंजमेंट इन दिस केस, अभी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ दिस केस इज गोइंग टू बी AB काइंड ऑफ अरेंजमेंट। गॉट इट? सो हम फर्स्ट लेयर ड्रॉ कर रहे हैं इसकी, राइट। फर्स्ट लेयर में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 शो करेंगे। ओके, सो हमारे पास आ गया सेकेंड लेयर, राइट, और फिर उसके बाद हम शो कर रहे हैं थर्ड लेयर, ठीक है। सो दिस इज लेयर ए। इसके ऊपर जो हम सेकेंड वाली लेयर शो करते हैं, बेसिकली ये जो अरेंजमेंट इस तरह से क्यों शो किया है? क्योंकि ये हमें ऐसे नजर आ रहा है, ये हमें ऐसे नजर नहीं आ रहा, ये हमें ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने सेकेंड लेयर लगानी है, तो सेकेंड लेयर जब हम लगाते हैं तो लेट्स से दैट द अरेंजमेंट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, सो सेकेंड लेयर हमें कुछ इस तरह से नजर आती है। फिर जो अब थर्ड लेयर हमें नजर आएगी दैट विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट लेयर। सो थर्ड लेयर ड्रॉ कर रहे हैं हम, सेम 2 स्फेयर्स बनाए, ठीक है। उसके ऊपर हमने 3 स्फेयर्स बनाए, राइट, और फिर उसके ऊपर हमने 2 स्फेयर्स और बना दिए, राइट। तो अब आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर आर द सेम। इफ दिस इज ए, दिस इज बी, this again comes as A. So ये जो arrangement बनता है, this is
हेक्सागोनल अरेंजमेंट जहां पे ये 6 स्फेयर्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तो इसका दूसरा हम लोग शो करते हैं। दिस इज अ हेक्सागन। So what did I say कि ये 6 स्फेयर्स उनको नजर आ रहे हैं, they are at the corners, ये आ गया राइट right? और ये जो सेंटर वाला है this is over here. Now you tell me कि what is going to be the coordination number in this? ऊपर वाले का पूछ रही हूं मैं सिर्फ। 6 ही हुआ ना, ये अगर आप सेंटर स्फेयर ले रहे हो तो 6 हो गया। उसी तरह से नीचे वाली लेयर का क्या होएगा? 6। तो बीच वाली लेयर का क्या हो गया? 6 ऊपर वाले, 6 नीचे वाले। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज गोइंग टू बी 12 इन दिस केस। तो यहाँ पे भी हम ये 6 ड्रॉ कर देते हैं। One is present in the center, ठीक है। Now we are going to join these. ठीक है, so this you can see is becoming a regular hexagon। और ये लाइंस क्या सिग्निफाई करती हैं कि ये सारे एक दूसरे को टच करें। This is what these lines they are going to signify, right? अब हमने क्या करना है? सेंटर वाली लेयर बनानी है। तो सेंटर वाली जो हमारी लेयर है उसमें एक यहां आ गया, एक यहां आ गया और एक ये आ गया। एंड दीज आर ऑल्सो टचिंग ईच अदर। ओके, नाउ इन दिस केस जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो 2-3 चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 12। ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं सारे। पैकिंग एफिशिएंसी that is going to be equal to 74%. Okay, and number of constituent particles they are going to be 6. Number of constituent particles is going to be 6. ठीक है, अब हमने कौन से वॉइड्स कवर किए थे? टेट्राहेड्रल। अब हमको कवर करने हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। So let's cover the octahedral voids now. Next is covering octahedral voids. जब हम octahedral voids cover करते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो अब थर्ड लेयर बनेगी that is going to be different than the first and the second layer. So इस अरेंजमेंट को हम क्या बुलाते हैं? ABC काइंड ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। इसको हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं जैसे हमने हेक्सागन शो किया। तो ये वाली लेयर हमें कुछ ऐसे नजर आएगी। ओके, सो हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं और ये अब ये क्या बन रहा है? इट इज लाइक अ क्रिस्टल क्यूब बन रहा है, काइंड ऑफ अ क्यूब, ठीक है। यहां पे अगेन वी विल सी दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, राइट, और also at the center of each face, also at the center of each face, ठीक है। एक यहां आ गया, ठीक है। now what you have to see over here is कि if this is A, ये लेयर A बना रही है तो ये वाले जो हमारे स्पेयर्स हैं, एक ये हो गया,
ये लेयर बी बना रही है, दिस इज लेयर बी, ठीक है, एंड इवन दिस वन। सो लेयर बी जो आपकी है, अगर आप इस तो इस तरह से बन रही है, और ये इन्वर्टेड बन रही है, दिस इज सी लेयर, ए बनी, फिर दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये वाली लेयर जो है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट बन रही है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एबीसी एबीसी। नाउ ओवर हियर आप विजुअलाइज ये कर रहे हो कि ऑल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो ये कौन सा टाइप ऑफ क्रिस्टल होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो सीसीपी जो है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, दैट इज इक्वल टू face centered cubic. Have you understood? Yes. CCP structure is equal to FCC. तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी दे रखा है that A forms CCP arrangement and B is present at all the corners, so what is going to be the formula? A3B. A3B, क्योंकि if they are present at all the centers, center of each face, तो 1/2 into 6 हो गया ना, that is equal to 3, ठीक है। सो ये आ जाएगा A3, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉर्नर्स पे 1/8 into A, that is equal to 1B, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे आगे कि क्या चीज इंटरस्टिशियल वॉइड्स वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रही है और क्या चीज हमारे लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई कर रही है। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? सो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है दैट इज आल्सो 74% जस्ट एज HCP, एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर in this case is equal to 12. क्लियर हो गया? ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक बार हम वॉइड्स को दोबारा से करते हैं, क्योंकि उस पे भी हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के आते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अगेन इंटरस्टिशियल वॉइड्स, राइट? क्या होते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एम्प्टी स्पेसेस हैं जो कि क्लोज पैकिंग में बनते हैं, और दो तरह के होते हैं। वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट हैं दे आर ट्वाइस, they are twice the number of constituent particles. जितने एक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। जैसे अगर हम FCC अरेंजमेंट कर रहे हैं तो FCC अरेंजमेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 8। ओके, सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है दे आर ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है दे आर सेम एज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो अगर हम बोलें कि देयर आर n नंबर ऑफ स्फेयर्स या n नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट, देन इन दैट केस what will be the tetrahedral voids? That is going to be equal to 2n, ठीक है। and what are going to be octahedral voids? very good, octahedral voids हमारे आ गए n। total number of voids कितने आ जाएंगे? 3n। और 1 मोल में voids कितने हो जाएंगे? फिर अगर voids हमारे पास एक किसी भी क्रिस्टल लैटिस में 3n है तो 1 मोल में कितने वॉइड्स हो जाएंगे? 3n into
6.02 into 10 raised to power 23 voids. ठीक है, तो 1 मोल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हुए? 2 into 6.02 into 10 raised to power 23 और 1 मोल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हुए? 6.02 into 10 raised to power 23. Have you understood? कल हमने शेप्स कर ली थी टेट्राहेड्रल वॉइड्स की और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की. जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं they have a regular tetrahedral और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं they are formed by two inverted equilateral triangles जिनके apices जो हैं they are opposite to each other. Got it? फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक बड़ा important topic from your board point of view, that is packing efficiency. Okay? क्या हो गया? पैकिंग एफिशिएंसी. क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पैकिंग एफिशिएंसी इज द टोटल, यू कैन से अवेलेबल स्पेस या आप कह सकते हो टोटल फिल्ड स्पेस इन एनी क्रिस्टल लैटिस. उसको हम पैकिंग एफिशिएंसी बुलाते हैं. कि एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं वो उस क्लासरूम की पैकिंग एफिशिएंसी है. कितने टाइटली बैठ सकते हैं वो वहां की पैकिंग एफिशिएंसी हुई. ओके, सो पैकिंग एफिशिएंसी जब हम लोग करते हैं तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. हम सिर्फ क्यूबिक की कैलकुलेट करते हैं और क्यूबिक में 3 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं. वन इज सिंपल क्यूबिक, वन इज स्पेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. सो सबसे पहले व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर पैकिंग एफिशिएंसी? मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो पैकिंग एफिशिएंसी की होती है दैट इज volume of total number of constituent particles in a crystal, right, upon volume of cube. क्योंकि हम क्यूबिक ले रहे हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100. ठीक है, सो इसके बेसिस पे हम तीनों टाइप ऑफ क्रिस्टल्स की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं. द फर्स्ट वन दैट इज सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक में अगर आपको फिगर याद है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स जो हैं वो कितने हुए? 1, बिकॉज सिंपल क्यूबिक में ऑल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, तो 1 ही स्पेयर होगा. तो हम इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर. स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पाई r क्यूब. सो 1 स्फेयर की कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई r क्यूब. ठीक है, फिर हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब को r की फॉर्म में कोरिलेट करना है. तो हमने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की कैलकुलेशन करी थी, अब उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है दैट इज इक्वल टू a क्यूब. यस मैम. ठीक है, और सिंपल क्यूबिक के लिए r और a के बीच में क्या डिस्टेंस था? r is equal to a/2. So r is equal to a/2 और a will become equal to 2r. ठीक है, so a क्यूब क्या आ जाएगा? 2r क्यूब. ठीक है, so अब हम यहाँ पे इसकी भी वैल्यू लगा रहे हैं और हम इसकी भी वैल्यू लगा रहे हैं. हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास a क्यूब है, सो a क्यूब दैट इज इक्वल टू 2r क्यूब. 2r क्यूब, राइट. r क्यूब और r क्यूब कट गया. सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा. कितनी पैकिंग एफिशिएंसी आती है इसकी सिंपल क्यूबिक की? नहीं, सिंपल क्यूबिक की 57.
क्या किया था हमने 52.4 52.4 मैम वो 8 नहीं होगा 2 3 का होल क्यूब ओ हाँ 8 या you're right. This is 8 cube. ठीक है, so ये आ जाएंगे 52 पॉइंट. ठीक है, सेकेंड अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक. सेकेंड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक. फेस सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स आर 4. So volume of 4 spheres, that is going to be equal to 4 into 4 by 3 pi r cube. ठीक है, फिर volume of cube, that is equal to a cube. और रिलेशनशिप क्या था? r is equal to a by 2 under root 2. Yes ma'am. ठीक है, और 2 under root 2 that is equal to r is equal to a. Yes ma'am. ठीक है, a का हमने क्यूब लेना है, सो ये आ जाएगा 2 under root of 2 into r का होल क्यूब. ठीक है, 2 2 4 2 8 8 2 16. Yes ma'am. 16 under root of 2 r का क्यूब. ठीक है, Yes ma'am. Yes ma'am. 2 2 4 4 2 8, फिर under root 2 into under root 2 is 2, 8 2 16 16 under root 2. ठीक है, अब हमने फिर से वैल्यू लगानी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी दैट विल बी इक्वल टू कितना आया था हमारा 16 by 3. 16 by 3 pi r cube into 16 under root of 2 into r cube. ठीक है, 16 और 16 भी कट गया, r cube और r cube भी कट गया. इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो this comes to 74.02%. तो अप्रोक्सीमेटली comes to 74%. HCP की भी सेम होती है. HCP की डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, because it's not given in NCERT ना, तो बोर्ड्स के लिए हमें उसकी जरूरत नहीं है. बट अदरवाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि HCP में हम कांस्टेंट पार्टिकल्स 6 लेते हैं. जैसे यहाँ पे हम कांस्टेंट पार्टिकल्स 4 ले रहे हैं, वहां पे हम कांस्टेंट पार्टिकल्स 6 लेते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, फिर थर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग फ्रैक्शन. अगर हम परसेंटेज नहीं निकालते हैं तो हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं. तो इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 0.74 आती है. इज इट क्लियर? ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. अब बॉडी सेंटर्ड में वॉल्यूम ऑफ 2 स्फेयर्स आएगा, बिकॉज देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर. सो हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ 2 spheres, that is equal to what? 2 into 4 by 3 pi r cube. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज a cube. और इसका रिलेशनशिप क्या था? a. Yes ma'am. So ये आ जाएगा 4 by under root of 3 into r, right? So a cube क्या आ गया? That is equal to 4 by under root of 3 into r का whole cube. ठीक है, अब ये आ जाएगा 4 4 16, 64 64 upon 3 under root 3 into r cube. So let's put in the values. Values put करो. हमारे पास आ गया ये 2 4 8 8 by 3. So packing efficiency will be equal to
8/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 64 आर क्यूब इंटू 300√3। ये और ये कट गया, ये और ये 3 भी कट गया, 8 8 जा 64। सो जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो पैकिंग एफिशिएंसी कम्स टू 68%। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. So now what all did we do? Packing efficiency of simple cubic is 52.4, ठीक है। और फेस सेंटर्ड इज 74। तो अगर फेस सेंटर्ड की 74 है तो उसमें एम्प्टी स्पेसेस कितने होंगे 26%, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का 68% है तो उसमें एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा 32% is the empty space. So सबसे ज्यादा efficient packing किसकी हुई फिर? Face centered. Okay? और HCP और face centered की packing efficiency same होती है, which is 74%. Right? Okay. Then we come to a very important topic, which is known as radius ratio. Okay? What is radius ratio? Radius ratio is the ratio of the radius of the cation to the radius of the anion. Right? जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं उसके पास कैटायन और एनायन हमेशा प्रेजेंट होता है। तो जो हम रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन की लेते हैं, अब इस रेशियो को लेने का क्या सिग्निफिकेंस है? इससे हमें पता चलता है कि कितने कैटायन इंटरस्टिशियल वॉइड्स पे जाके बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, क्योंकि इंटरस्टिशियल वॉइड का जो साइज है वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द एनायन। इट्स बट ऑब्वियस ना, अगर सर्कल का साइज बड़ा होगा तो बीच में स्पेस भी ज्यादा होगी, तो बड़ा कैटायन उसमें इजीली फिट इन हो सकता है। और अगर एनायन का साइज छोटा है तो कैटायन का साइज भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताएगा, क्योंकि अगर साइज स्फेयर्स का बड़ा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या होगा, वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना कि ज्यादा हो जाएगा? कम। क्यों होगा कम? ज्यादा होगा। अगर सर्कमफ्रेंस ज्यादा है उसका तो ज्यादा स्फेयर्स उसके अराउंड बैठ सकते हैं कि नहीं? और अगर साइज छोटा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम रेडियस रेशियो जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और ये हमें ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड भी देता है, क्योंकि जो ज्योमेट्री है कंपाउंड की वो कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। गॉट इट? सो हमारे पास रेंजेस हैं रेडियस रेशियो के, क्योंकि एक एक्यूरेट रेडियस रेशियो हम डिपिक्ट नहीं कर सकते, अलग अलग साइजेस होते हैं, तो उसके बेसिस पे देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन द साइजेस। तो नैनोमीटर्स में या पिकोमीटर्स में हम ऑलरेडी साइजेस जो हैं उनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम रेंज देते हैं रेडियस रेशियो की। अगर कोई भी रेडियस रेशियो उस रेंज में फिट होता है तो उसका एक सेट कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और उसकी एक सेट ज्योमेट्री रहती है, ठीक है। ऑन दैट बेसिस वी विल गोइंग टू ड्रॉ अ टेबल ओवर हियर। This is the radius ratio, the coordination number, geometry, example. ठीक है। So first जो रेशियो है that is between 0.155 to 0.225, right? जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है that is only in one dimension, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। अगर रेडियस रेशियो फॉल्स बिटवीन 0.155 to 0.225, then the coordination number is going to be 3. The geometry is going to be triangular.
क्लियर? तो ज्योमेट्री आ गई ट्रायंगुलर, और एग्जांपल हम इसका क्या ले सकते हैं, B2O3. B2O3 इज द एग्जांपल. उसके अलावा भी है, लिख लो. नहीं, एक ही दिया हुआ है इसमें, B2O3 ही दिया हुआ है, सिर्फ एक एग्जांपल. आई लुक फॉर सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रेशो है 0.2252, 0.414. Coordination number in this case that is going to be equal to 4. Geometry is going to be tetrahedral. ठीक है, और एग्जाम्पल जो हम ले सकते हैं that is zinc sulfide. ठीक है, सो जिंक सल्फाइड में बेसिकली क्या होता है, एक इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब भी हम कोई भी एक आयनिक क्रिस्टल करते हैं तो जो एनायंस है उनका साइज बड़ा है. एनायंस जनरली क्या करते हैं कि वो लैटिस पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करेंगे. ये एक जनरल ट्रेंड रहता है कि जो एनायंस है वो लैटिस साइड पे बैठते हैं और जो केटायंस है वो वॉइड्स में जाके बैठते हैं, बिकॉज केटायंस का साइज छोटा है. Now in case of zinc sulfide structure, हम इसके स्ट्रक्चर को जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी बुलाते हैं. इसमें जो सल्फाइड आयंस हैं वो सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स, सीसीपी लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई करता है, और जो जिंक है वो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि अगर सीसीपी में 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 8 डबल ना 8. तो सल्फर में तो सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई करे, तो सल्फर तो 4 है एक यूनिट सेल में. ठीक है, और जिंक हम बोल रहे हैं कि 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो भी 1/4 ऑफ 8 कितना हो गया, 4 ओनली, सॉरी 1/4 नहीं, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 4. तो जिंक भी 4 है और सल्फाइड भी 4 है. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड इज कि हर एक सल्फाइड 4 जिंक के साथ अटैच्ड है और हर एक जिंक 4 सल्फाइड के साथ अटैच्ड है, तो दोनों की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज गोइंग टू बी 4. ठीक है, एंड सच क्रिस्टल्स आर नोन एज 1:1 क्रिस्टल्स, जिसमें दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सेम होती है, या इट कैन आल्सो बी नोन एज ZnS. जब हम कर रहे हैं तो इट इज नोन एज, प्रेफरेबली नोन एज 4:4, दोनों की, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. अदर एग्जांपल्स ऑफ दिस इज CuCl, all the halides of copper, right? फिर उसके बाद नेक्स्ट रेशियो आ गई 0.4142, 0.732. In this case, coordination number is going to be 6, and the shape or geometry is octahedral. सबसे कॉमन जो इसका एग्जाम्पल है दैट इज NaCl. ठीक है, और इसको हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बुलाते हैं. तो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर आता है इसका मतलब वो NaCl. ओके, अब इसमें हर एक जो क्लोराइड आयन है वो लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई करेगा CCP की, और जो सोडियम है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाके बैठेगा. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज सिमिलर टू Cl नेगेटिव. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होते हैं जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं ना, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6:6. ओके, ईच क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम एंड ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड्स. ओके, तो इसे हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बुलाते हैं. अनदर एग्जांपल ऑफ दिस इज MgO. NaBr. ठीक है, फिर फोर्थ टाइप इज
0.73221. Coordination number 8. Shape is simple, cubic, not simple cubic, cubic. और cesium के जितने भी halides हैं, they all come under this category. Now my question to you is, why the radius ratio is always less than 1? सारे में आप देख रहे हो, यहाँ पे भी less than 1, यहाँ पे भी less than 1, यहाँ पे भी less than 1, यहाँ पे भी less than 1. Why? क्यों less than 1 आता है? Why the radius ratio always comes less than 1? The answer is going to be because the size of the cation is always smaller than the size of the anion. Yes. अगर R नेगेटिव बड़ा है और R पॉजिटिव छोटा है, तो आप छोटे को बड़े से डिवाइड करोगे तो हमेशा फ्रैक्शंस में आएगा. It is going to come less than 1. Okay? So radius ratio सबकी less than 1 सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि size of the cation is always smaller than the size of the anion. Have you understood now? Yes, ma'am. Let's do a few questions.